अरे मुखिया जी प्रणाम। हम आपके ही पास आ रहे थे। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अच्छा, तुम दोनों मुझसे मिलने आ रहे थे तो जरूर कुछ हुआ होगा। एक काम करना, पंचायत में आ जाना, मैं वहाँ न्याय कर दूंगा। अरे नहीं मुखिया जी, आपके होते हुए भला कोई समस्या हो सकती है? हम तो यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। पर मेरा शुक्रिया क्यों? अरे भाई, अब मैंने क्या कर दिया है? मेरे साथ जो खड़ा है इसे देखिए, कुछ याद आया? इसे कहीं तो देखा है मैंने। माफ करना भाई, पर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। यही तो आपका बड़प्पन है मालिक। मैं वही किसान हूँ जिसे पुत्री के विवाह के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, और आपने तब मुझे धन देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैं इसीलिए यहाँ आपका शुक्रिया करने आया हूँ। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरी पुत्री का विवाह अच्छे घर में नहीं होता मालिक। अरे हाँ, अब याद आया मुझे। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि मेरी वजह से किसी का जीवन सुधर गया, और तुम्हें मेरा एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि कैसा लगता है एक पिता को जब वो अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे घर में नहीं कर पाता। आखिर मुझे भी एक पुत्री की ही आकांक्षा है, और उसका विवाह भी मैं किसी अच्छे और बड़े घर में ही करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद मालिक। आप सच में बहुत ही दयालु और महान इंसान हैं। अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं भी मंदिर हो आता हूँ, फिर पंचायत भी तो जाना है। मुखिया ऐसे कहते ही मंदिर की ओर चला जाता है। मुखिया एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, जिसे गरीबों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता है, और उसे ही वो अपना पहला धर्म मानता है। हे भगवान, आपने मुझे कितना कुछ दे दिया है। इतना अच्छा घर दिया है, इतनी अच्छी पत्नी दी है जो मुझसे बहुत प्रेम करती है, और मुझे मुखिया बनने का भी अवसर दिया है, जिससे मुझे गांव वालों की मदद करने का मौका मिलता है, और मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। अब बस मुझे एक पुत्री की आकांक्षा है। उम्मीद है कि आप इस इच्छा को भी पूरा कर देंगे। मुखिया भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है कि दो बच्चियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो पता चलता है कि किसी ने उन दोनों बच्चियों को मंदिर में ही छोड़ दिया है। अरे ये क्या? ऐसा काम भला कौन कर सकता है? ये बच्चियां तो कितनी सुंदर और प्यारी हैं। भला कोई भी माता पिता अपनी फूल सी बच्चियों को कैसे मंदिर में छोड़ सकते हैं? पता नहीं उस माँ की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ऐसा किया। आप कभी नहीं सुधरोगे जी। क्या आपने पूरे गांव का ठेका अपने माथे पर ले रखा है? सभी की मदद करना आपको ही आता है क्या? आपको ही इतना महान बनने का शौक है तो कोई बाबा या साधु क्यों नहीं बन जाते? अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? अब मैं क्या करता? अगर मैं इन बच्चियों को यहाँ नहीं लाता तो इनका क्या होता? इनके चेहरे को देखो, इनके चेहरे में कितनी मासूमियत भरी है। और तुम भी तो एक पुत्री चाहती थी, यहाँ तो दो दो मिल गई हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पहली बात तो ये कि पुत्री की इच्छा मेरी नहीं आपकी थी, और दूसरी ये कि मैं खुद की संतान चाहती हूँ, ना कि रास्ते से उठाए बच्चों को। अच्छा तो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इन्हें फिर से मंदिर में छोड़ आता हूँ। फिर पता नहीं इनका क्या होगा, कौन इन्हें ले जाएगा। हे भगवान, मेरी पत्नी नादान है, उसे माफ कर देना। अब मैं इन्हें फिर से आपके पास लेकर आता हूँ, आप इनका ध्यान रखना। रुकिए, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है इन्हें। मैं सब समझती हूँ आपकी नौटंकियों को। तो क्या तुम इन्हें रखने के लिए तैयार हो कांता? हाँ, पर और मत ले आना। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, समझे? हाँ ठीक है,
वैसे हम इन्हें रखने ही वाले हैं, तो कोई अच्छा सा नाम तो रखना पड़ेगा ना। कोई अच्छा सा नाम पता है क्या? उससे पहले ये बताओ कि इनमें से बड़ी कौन है और छोटी कौन है? क्या मालूम, मुझे तो दोनों ही एक ही उम्र की लग रही हैं। मुझे भी। चलिए तो एक काम करते हैं, बाईं और जो है उसका नाम हम शांति रख देते हैं और दाईं और जो है उसका नाम मीरा रख देते हैं। कैसा लगा नाम आपको? इन दोनों के जन्मदिन हम आज के दिन को ही मानेंगे। और हाँ, शांति मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, शायद वो कुछ माह मीरा से बड़ी होगी, तो मीरा शांति को दीदी कहेगी। क्या बात है कांता, सच में मैं कितना नसीब वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी समझदार पत्नी मिली है। वो दोनों ही बेटियां पाकर बहुत ही खुश हो गए थे। तभी एक गांव वाला मुखिया के घर आता है। मुखिया जी, बाहर आइए जल्दी। लगता है मुझे कोई पुकार रहा है, मैं देख के आता हूँ। तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखना। सिर्फ आपकी? ओ, मेरा मतलब है कि हमारी बेटियों का ध्यान रखना। लगता है कोई दिक्कत हो गई है, उसे सुलझाकर मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। क्या हुआ, तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? मुखिया जी जल्दी चलिए, वो अमीर सेठ मुरली ने बैठक बुलाई है। बैठक बुलाई है तो ठीक है, चलो। क्या हो गया मुरली, अचानक से ही तुमने बैठक क्यों बुलाई? बात ही ऐसी है मुखिया जी, ये जो किसान है ना, इसे मैंने भरोसा करके अपनी जमीन की खेती के लिए रखा था और इसने मेरे ही घर चोरी करने की कोशिश की। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। क्या ये सच है? नहीं मुखिया जी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैंने चोरी नहीं की। मैंने इनके यहाँ 1 माह तक काम किया और जब मैंने इनसे अपनी तनख्वाह मांगी तो ये देने से मना करने लगे। तब मैंने कहा कि मैं पंचायत में जाकर शिकायत करूंगा, इसीलिए ये मुझ पे झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए मुखिया जी। अब चोरी पकड़ी गई तो बहाने दे रहा है। तुझे क्या लगता है मुखिया जी इतने मूर्ख हैं जो तेरी बातों में आ जाएंगे? शांत हो जाओ मुरली, कौन मूर्ख बना रहा है और कौन नहीं, इसका फैसला अभी हो जाएगा। इससे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है? मैं खुद सबूत हूँ मुखिया जी। मेरे घर के अंदर इसने चोरी करने की कोशिश की है और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। और क्या सबूत चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ कि इस गरीब ने तुम्हारे यहाँ चोरी की थी, पर क्या तुम ये बात मानते हो कि तुमने इसे इसकी तनख्वाह नहीं दी थी? अरे नहीं मुखिया जी, मैंने तो इसे पूरे माह होने से पहले ही इसे तनख्वाह दे दी थी। मेरा विश्वास कीजिए मुखिया जी। चलो ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ। तो जैसा कि सभी व्यापारी या सेठ करते हैं और मैंने तुम्हें भी करते देखा है कि वो कुछ भी करते हैं, कितना भी लेन देन करते हैं, वो सब अपनी किताब में लिखते हैं। तो तुमने भी जरूर लिखी होगी, क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? आप सही कह रहे हैं, पर वो क्या है ना, इतने काम रहते हैं कि मैं कभी कभी लिखना भूल जाता हूँ और इस किसान का भी मैं लिखना भूल गया हूँ। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बात मान लूंगा? ना तुम्हारे पास कोई सबूत है और ना ही तुम ये साबित कर पा रहे हो कि तुमने इस गरीब को तनख्वाह दे दी है। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मुखिया जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करें। बस बहुत हो गया। दोनों पक्षों की सुनने के बाद और सारी चीजें देखने के बाद मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि ये गरीब आदमी निर्दोष है और ये सेठ मुरली इस पर झूठे आरोप लगा रहा है, जिसके लिए मुरली तुम्हें उसे इसकी तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी। साथ में जितने पैसों की चोरी का इल्जाम तुमने लगाया है वो सारे ही पैसे तुम्हें इसे देने होंगे। मुखिया, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। तू मुझे जानता नहीं है, इसीलिए मुझसे पंगा ले रहा है। इसका नतीजा बहुत ही खराब होगा।
अभी भी समय है, अपना फैसला वापस ले ले। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू कैसा आदमी है और इसीलिए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तूने सुन लिया मुखिया जी ने क्या कहा, तो अब इसके पैसे दे और चलता बन। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, याद रखना। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मुखिया जी को धमकी देने की? अरे हम तुझे इस गांव में रहने देंगे तो ना तू कुछ कर पाएगा। हाँ हाँ, भगाओ इसे यहाँ से, भगाओ। सारे गांव वाले बहुत ही भड़क उठे थे, जिस वजह से मुरली को वो गांव मजबूरी में छोड़ना पड़ा। पर उसके अंदर अब बदले की आग जलने लगी थी और ये आग तब तक शांत नहीं होने वाली थी जब तक कि वो बदला ना ले ले। 20 वर्ष बाद शांति, अरे ओ शांति, कहाँ पर है? आई माँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? कहाँ गई थी? पता है तभी से मैं ढूंढ रही हूँ तुझे। मैं तो लकड़ियाँ लेने गई थी। लकड़ियाँ लाने? पर लकड़ियाँ तो हैं। अरे माँ, आपको पता नहीं, ये तो तुरंत खत्म हो जाती है, इसलिए मैं पहले से ही जमा करके रख लेती हूँ ताकि खत्म ना हो जाए। मैं देख रही हूँ तुझे कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही लकड़ियाँ लाने लग गई है, क्या बात है? अरे माँ, आप गलत समझ रही हैं। वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप मुझे ढूंढ क्यों रही थी? अरे भोजन ठंडा हो जाएगा इसलिए ढूंढ रही थी। पर ये बता कि मीरा कहाँ है, तेरे साथ नहीं है क्या? अरे माँ, आपको तो पता ही है, वो रोज पिताजी के साथ पंचायत जाती है, अभी भी उन्हीं के साथ होगी। इस लड़की का मैं क्या करूं? काम काज तो करती नहीं, लेकिन समस्या सुनने का बहुत शौक है। ऐसा लगता है जैसे अगली मुखिया यही बनेगी। मुखिया जी, ये धन मेरा है, मुझसे नीचे गिर गया था और इन्होंने धन को उठाकर अपना कहना शुरू कर दिया। मुखिया जी, ये धन मुझे कृपया करके वापस दिला दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं मुखिया जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास हमेशा ही धन होता है। रोज की तरह मैं आज भी धन लेकर दुकान जा रहा था तो रास्ते में धन की पोटली गिर गई और ये आदमी इसे अपना कहने लगा। अब आप ही सोचिए कि इतने गरीब इंसान के पास इतना सारा धन कहाँ से आएगा? मुखिया जी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, जिसे मैंने पाई पाई जोड़कर इकट्ठा किया है ताकि अपनी बेटी के लिए गहने खरीद सकूं। मुखिया जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मीरा, ये धन किसका है? पिताजी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि व्यापारी जी का कथन बिल्कुल उचित है। वो एक व्यापारी हैं और इतने धन तो वो हमेशा ही लेकर चलते हैं, तो उनसे ही गिरा होगा। मुखिया जी, आपकी पुत्री तो सच में काफी समझदार है। तुम सही कह रही हो बेटी, ये धन मेरा ही है। तो फैसला हो गया कि ये धन मेरा ही है, तो अब मैं इस धन को लेकर जाता हूँ। लेकिन एक क्षण रुकिए व्यापारी जी, अभी फैसला नहीं हुआ है। माना कि आप व्यापारी हैं, रोज आपको इतने सारे धन की आवश्यकता पड़ती होगी, परंतु ये गरीब काका झूठ बोल रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये धन सच में इन्होंने अपनी मेहनत से पाया हो, जो जोड़ कर रखा हो। अच्छा, एक बात बताइए आप कि आपके हाथ में जो झोला है उसमें क्या है? इसमें तो धन है जो मैं व्यापार करने के लिए ले जा रहा था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप धन अपने झोले में लेकर जाते हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, मैं हमेशा ही अपना धन झोले में लेके जाता हूँ। तो झोले से धन बाहर कैसे गिर सकता है, जबकि वो झोला फटा भी नहीं है? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। क्या आप मुझे समझा सकते हैं व्यापारी जी? तो जरूर इसने ये धन चुराया होगा। परंतु आपने तो कहा था धन गिर गया था।
और उसी के लिए ये बहस चल रही है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रुको, मुझे देखने दो, सारा धन है या नहीं। व्यापारी अपने झोले को देखने लगता है और पोटलियां गिनने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरे धन की सारी पोटलियां मेरे झोले में ही हैं। मैंने देखा नहीं और इस बेचारे गरीब के ऊपर शक करने लग गया। मुझे माफ कर दीजिए। तो तुम ये मानते हो कि ये धन तुम्हारा नहीं है? तो ठीक है, फैसला हो गया। ये धन इस गरीब का है, तुम इसे ले सकते हो। और हाँ व्यापारी जी, आप अगली बार ध्यान रखिएगा, आपकी वजह से आज किसी की वर्षों की मेहनत से बचाई हुई पूंजी चली जाती। अगली बार किसी पर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। जी मुखिया जी, मैं समझ गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। वाह पुत्री वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरी ही पुत्री हो। हाँ पिताजी, मैंने आपको देखकर ही तो ये सब सीखा है। अब चलिए चलकर भोजन कर लेते हैं। हाँ जल्दी चलो, अब तक तो खाना ठंडा भी हो गया होगा। समस्या सुलझाने में काफी समय जो लग गया। दोनों ही बहनें काफी बड़ी हो चुकी थी और दोनों ही बहनों की रुचि अलग अलग थी। शांति को घर के काम करना बहुत पसंद था, सारे घर के काम वही करती है, और मीरा को पढ़ाई करना और समस्याओं को हल करना काफी पसंद था। अब दोनों की उम्र विवाह के योग्य हो गई थी और इसलिए अगले ही दिन शांति को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। कांता, अरे ओ कांता, सुनती हो? जल्दी आओ, देखो कौन आया है। अरे क्या हो गया जी, ये लोग कौन हैं? ये लड़के वाले हैं, हमारी शांति को देखने आए हैं। लड़के वाले? ये क्या जी, आपने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो तैयारी करने का अवसर भी नहीं मिला। माफ करना कांता, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन ये अगले सप्ताह आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आराम से कभी बताऊंगा, परंतु ये अचानक ही आ गए। माफ कीजिएगा हमें, असल में हमने पंडित जी से बात की थी। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक का ही मुहूर्त है, उसके बाद 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। इसलिए हमें अचानक ही आना पड़ा ताकि जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का करके इन दोनों का विवाह किया जा सके। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं अभी लड़की को बुलाती हूँ। हाँ जी। शांति, अरे ओ शांति, यहाँ तो आना, देख कौन आए हैं। हाँ माँ, आई। इनसे मिलो शांति, ये लड़के वाले हैं, तुझे देखने आए हैं। लड़के वाले? ये क्या पिताजी, आपने मुझसे पूछा भी नहीं और रिश्ता लेकर आ गए? क्या आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? पुत्री, तुम्हें तो एक दिन विवाह करके इस घर से जाना ही है, और अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, इसीलिए मैंने इन्हें बुला लिया है। ये बहुत ही ऊंचे घराने के हैं, तुम इनके यहाँ बहुत खुश रहोगी। माफ कीजिएगा पिताजी, पर मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो शांति? अपने पिता के मान सम्मान के बारे में तो सोचो। माफ करना माँ, मैं पिताजी के मान सम्मान के चक्कर में जबरदस्ती किसी से भी शादी नहीं कर सकती। पर क्यों नहीं कर सकती? इसमें बुराई ही क्या है? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ माँ, और मैं सिर्फ उससे ही शादी करूँगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहूंगी। देखा मुखिया जी, किसी और को पालने का नतीजा, आपने इसे अपने ही घर में अपनी बेटी जैसा रखा, और इसको आपके मान सम्मान की भी कोई चिंता नहीं है। आप कृपया करके शांत हो जाइए, और मेरी पुत्री की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप सब चले जाइए। अभी तो हम जा रहे हैं मुखिया जी, किंतु आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपनी संतान अपनी होती है, इसीलिए इसे आपकी या आपके मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। अगर आपकी अपनी पुत्री होती तो ऐसे दिन आपको देखने न पड़ते।
अब हम चलते हैं। माँ, अभी अभी इन लोगों ने क्या कहा माँ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे नहीं पुत्री, तू हमारी ही बेटी है। इनकी बात बिल्कुल भी मत सुन। तूने इन्हें मना कर दिया ना, इसीलिए ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी। आपने मुझे अपनाया, मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ और मैं हूँ कि सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हूँ, आपके मान सम्मान की नहीं। मैं कितनी स्वार्थी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आप जिससे बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे, मैं उससे वहाँ विवाह करने के लिए तैयार हूँ पिताजी। नहीं पुत्री, तुझे किसी से भी जबरदस्ती विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझे बिना पूछे ही रिश्ते वालों को बुला लिया। हाँ पुत्री, और तू ऐसा कभी मत सोचना कि तू हमारी पुत्री नहीं है। हमने तेरे लिए खुद की संतान नहीं की, क्योंकि तुम दोनों ही अब हमारे लिए अपनी संतान हो। अब ये सब छोड़, और हाँ, मीरा को ये बात मत बताना, वरना वो भी रोने लग जाएगी। और शांति, तुम कल ही उस लड़के को लेकर आना। आखिर हम भी तो देखें कि हमारी पुत्री ने किसे चुना है। शांति अपने पिताजी के कहने पर अगले ही दिन उस लड़के को लेकर आती है जिससे वो प्यार करती है। पिताजी, ये राघव है, यही है वो जिससे मैं प्यार करती हूँ। प्रणाम मुखिया जी। लड़का दिखने में तो अच्छा है। वैसे तुम अकेले आए हो, तुम्हारे माता पिता नहीं आए? असल में मेरे माता पिता मुझे छोड़कर बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा मेरा और कोई नहीं है। सुन के बुरा लगा। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पिता की छोड़ी हुई बहुत सारी जमीनें भी हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुखिया जी। मुझे तो ये लड़का बहुत ही पसंद आया जी। मुझे भी लगता है कि हमारी शांति इसके साथ बहुत ही खुश रहेगी। वो सब तो ठीक है माँ, पर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों मिले कब और कैसे, क्योंकि दीदी तो बाहर जाती ही नहीं थी, सिर्फ लकड़ियाँ लाने ही जाती थी। अच्छा, तो इसीलिए रोज रोज बार बार लकड़ियाँ लाने जाती थी और बहाने बनाती थी। अब मैं समझी। हाँ माँ, आप दोनों सही हैं। मैं इसीलिए बार बार लकड़ियाँ लाने जाती थी ताकि इनसे मिल सकूं। अब वो सब छोड़ो और विवाह की बात करते हैं। मैंने पंडित जी से बात की और उन्होंने मेरी पुत्री की कुंडली देखकर कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर ही विवाह का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद सीधे 1 वर्ष बाद ही अच्छा मुहूर्त है। तो विवाह 2 सप्ताह के भीतर ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज शुक्रवार है, तो हम अगले शनिवार के दिन ही कर लेते हैं। कैसा रहेगा? ठीक है, हमें मंजूर है। शांति की शादी उसके मन चाहे वर के साथ तय कर दी गई, जिससे वो बहुत ही खुश हो गई थी। अगले शनिवार के दिन विवाह संपन्न हुआ और वो अपने घर से चली गई। उसके कुछ दिनों बाद मुखिया और मीरा अपनी बहन के ससुराल जाने का फैसला करते हैं। दामाद जी, हम आ गए हैं, कृपया दरवाजा खोलिए। अरे ससुर जी, आप ही का इंतजार कर रहा था। आप बाहर क्यों हैं? अंदर आइए। हाँ दामाद जी, शांति कहाँ है? जी, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। शांति, अरे ओ शांति, देखो कौन आए हैं। तुम्हारे पिता और बहन आई हैं, जरा बाहर तो आना। शांति बाहर आती है। जब शांति बाहर आती है तो मुखिया और मीरा दोनों ही उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शांति की हालत बहुत ही खराब दिख रही थी, किसी नौकरानी की तरह, और उसे चोटें भी लगी थी। ये क्या शांति, तेरी ये हालत कैसे हो गई? कहीं गिर गई थी क्या? अरे नहीं ससुर जी, असल में ये मेरी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए बस मैंने 2-3 थप्पड़ मारे और इसका ये हाल हो गया। अब कहा नहीं सुनोगी तो ऐसा ही होगा ना। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो राघव? तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की? इसमें हिम्मत करने जैसा क्या है? ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। अब मैं इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ससुर जी।
अब आप इसके हाथ की बनी हुई चाय लीजिए और चलते बनिए। पर तुम तो इससे प्यार करते हो ना, और तुमने कहा था कि तुम इसका पूरा ध्यान रखोगे, इसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दोगे। फिर ये सब क्या है? अच्छा, मैंने ऐसा कहा था क्या? तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अभी राघव की बहन सुनीता चिल्लाते हुए आती है, भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ मर गई? अच्छा, तो आप यहाँ हैं क्या भाभी? मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे साफ कमरे चाहिए, अच्छे से साफ करना। पर ये कैसा साफ किया है आपने? मेरे कमरे में अभी भी धूल है। लगता है आप कल की मार भूल चुकी हैं। फिर से स्वाद याद दिलाना पड़ेगा। माफ करना सुनीता, मैंने कमरे को अच्छे से ही साफ किया था। मैं सच बोल रही हूँ, पर तुम कहती हो तो मैं फिर से साफ कर देती हूँ। रुको पुत्री, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम मेरे साथ अभी के अभी घर चलोगी। मैं तुम्हें एक पल भी अब यहाँ नहीं रहने दूंगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम तो मुरली हो ना, जिसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तुम मुझे भूले नहीं हो। मुखिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। अगर तुमने उस दिन अपना फैसला बदल लिया होता तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। तो क्या ये राघव तुम्हारा बेटा है? सही समझे मुखिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी पुत्री के साथ क्या होता है। तुम्हारी पुत्री अब रोज रोएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी अपनी पुत्री को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। पर क्या तुम्हारी पुत्री यहाँ से जाएगी? वो जरूर जाएगी। चलो पुत्री, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। नहीं पिताजी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पर क्यों दीदी, आपको चलना ही होगा। अगर आप यहाँ रही तो ये सब आपको बहुत परेशान करेंगे और मारेंगे भी। मारते हैं तो मारने दो, पर मैं अपनी वजह से अपने पिता के मान सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगी। अगर मैं चली गई तो गांव में इनकी बहुत बदनामी होगी, जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा पुत्री। तुम चिंता मत करो पुत्री, मेरे इस गांव के मुखिया के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। वो इसमें जरूर मदद करेंगे। ऐसा ही होगा पिताजी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने हाल में छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। मुखिया और मीरा वहाँ से चले जाते हैं और जाकर उस गांव के मुखिया से मिलते हैं और सारी बातें बताते हैं। माफ कीजिएगा राजेश जी, पर मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब तक आपकी बेटी आवाज नहीं उठाती, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी बेटी खुद ये बात बोलती है तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी बेटी चुप रहेगी तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पर मुखिया जी, आप तो खुद एक गांव के मुखिया हैं ना, आप समझ सकते हैं। इसीलिए पहले आप अपनी बेटी से बात कीजिए और उसे मनाइए, फिर मेरे पास आइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे किए की सजा मेरी पुत्री को मिल रही है। भला इसमें उसका क्या दोष? पर पिताजी, इसमें आपका भी क्या दोष है? मुझे ये तो नहीं पता कि वो किस चीज का बदला ले रहा है, पर इतना पता है कि अगर आपने न्याय किया था तो उचित ही किया था। पर इन सब के चक्कर में तो शांति फंस गई ना। उसने ये ठीक नहीं किया। उसे मेरे साथ बदला लेना चाहिए था, ना कि मेरी पुत्री के साथ। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, उन लोगों ने जो भी किया उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी, देख लेना आप। पर कैसे? ये कैसी चाय बनाई है? तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना नहीं सिखाया क्या? मेरा मुंह खराब कर दिया। अब कुछ मीठा खाना पड़ेगा। अरे बाबा, आप इसे छोड़ो, ये तो है ही कामचोर। इसे कुछ आता भी है क्या? आप तो मेरी बात सुनो, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया। ऐसा क्या हो गया बेटी? प्यार मिल गया?
ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ बाबा, आज मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़का मिला और पता है वो बहुत ही अमीर है। मैं तो उसके घर भी जाकर आई। उसके घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं है। मैंने तो ये सब देखकर उससे शादी के लिए पूछ लिया और पता है क्या, उसने हाँ भी कर दिया। अब तो मैं रानियों की तरह रहूंगी। क्या बात कर रही हो सुनीता? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, और इसीलिए मैंने उसे कल के कल ही अपने घर बुला लिया है। तब तो हमें काफी तैयारी करनी पड़ेगी। और तू क्या नाम है? शांति। हाँ, कल अच्छे से काम करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देख लेना तेरा क्या हाल होता है, समझी? जी मैं समझ गई, कल कोई गलती नहीं होगी। अगले ही दिन वो लड़का आता है अपने माता पिता के साथ। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका। मेरी पुत्री ने तो आपके बारे में सब बता दिया है। जी, मेरा नाम सूरज है और मैं कल ही इनसे मिला था। मुझे ये बहुत ही सुंदर और सुशील लगी और जब इन्होंने शादी के लिए पूछा तो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। जी आपने बिल्कुल सही किया। मेरी पुत्री बहुत ही सुशील और अच्छी है और बहुत ही मासूम भी। फिर वे सभी बातें करने लगते हैं और रिश्ता पक्का कर लेते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद सुनीता और सूरज की शादी हो जाती है। बाबा, आप आ गए बाबा। आप दोनों की कितनी याद आ रही थी मुझे। इस घर में नहीं रहना है मुझे। आप मुझे यहाँ से ले चलिए बाबा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पर पुत्री, तेरा ये हाल किसने किया? वो क्या है ना ससुर जी, मैंने इसे काम करने को कहा तो ये मुझे ही रोब झाड़ने लगी। कहती है कि मैं कोई काम नहीं करने वाली, सारे नौकरों से करवाओ। अब कहाँ, नहीं मानोगी तो ऐसा ही होगा ना। मैंने सही तो किया ना ससुर जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री पर हाथ उठाने की? वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी। मुखिया, तुम? इसका मतलब ये सूरज तुम्हारा बेटा है? पर मुझे जहां तक पता है तुम्हारा तो कोई बेटा है ही नहीं। हाँ, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरे दोस्त का बेटा है। तुम्हारी इस हरकत के बाद मेरी बेटी मीरा ने ही मुझे सुझाव दिया, जिसके बाद मैंने अपने परम मित्र से बात की और उसने मेरी तकलीफ को देखते हुए वो इस काम के लिए मान गया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मुखिया। अब आपको पता चला, जब कोई आपकी बेटी को मारता है, उसे परेशान करता है तो कैसा लगता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी खुश रहे तो आपको भी मेरी दीदी को खुश रखना पड़ेगा। जब जब आप मेरी दीदी को तकलीफ पहुंचाएंगे, तब तब आपकी बेटी को भी तकलीफ पहुंचेगी और उसे दुगना पहुंचेगी। इसीलिए भलाई इसी में है कि आप दोनों मेरी दीदी से माफी मांग लें और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना दें। मीरा के ऐसा कहते ही उन दोनों को ही अपनी हार माननी पड़ी और वो इसके लिए तैयार हो गए और जाकर शांति से माफी मांग ली। और उस दिन के बाद से शांति अब बिना किसी मार या तकलीफ के खुशी से अपना जीवन जीने लगी थी।